नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी और चोरगलिया दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुमाऊं मंडल के बीजेपी जिला और मंडल अध्यक्षों के साथ संगठनिक बैठक की। और आपको बता दें कि बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, आगामी कार्यक्रमों और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता उनकी राजनीति को समझ चुकी है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए असंस्कारी बताया। देखिए, पूरे राज्य के अंदर जो हमारे संगठन के लोग हैं, जो मंडलों में काम करते हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जिलों के अध्यक्ष हैं, उनके साथ हमारा क्रम बना हुआ है। हम जनप्रतिनिधियों के साथ भी इससे पहले हमने जो नगर पालिकाओं के, जिला पंचायतों के, ब्लॉक प्रमुखों के साथ, सभी नगर पंचायत और नगर पालिका मेयर, सभी लोगों के साथ इस प्रकार की हम बैठकें कर चुके हैं। गढ़वाल संभाग में हमारे मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की बैठक हो गई है और आज उसी क्रम में आज पूरे कुमाऊं संभाग के सभी मंडल अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे। उनके साथ जिला अध्यक्ष भी होंगे। उसके बाद यहाँ के सभी हमारे विधायक और सांसदों के साथ भी आज हम लोग बैठकर चर्चा करने वाले हैं। और संगठन की जो रूपरेखा है, ऊपर से काफ़ी सारे कार्यक्रम हमारे राज्य के स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने और पूरी टीम ने तय किए हैं, और सरकार के भी जो कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी भी करेंगे, सबके सुझाव भी लेंगे। सब लोग मिलजुल कर कैसे और तेज़ गति से काम हो। मानसून का सत्र है, इस समय मानसून पर और हम क्या काम कर सकते हैं, जो सेवा के काम हैं उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो उन सभी पर चर्चा करेंगे आज। एक तो मैं आपको बताऊं कि जो खरगे जी की रैली थी, खरगे जी बड़े सम्मानित नेता हैं, उनकी वरिष्ठता का हम लोग बहुत आदर करते हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में कभी भी ये वर्ग की बात, ये क्षेत्र की बात, ये जाति की बात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इस तरह से एकदम से नैरेटिव बनाने के लिए ये सब करना, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता भी है और उनकी हताशा निराशा भी है कि जिस पार्टी के लोगों ने कभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न नहीं देने दिया, कभी उनको संसद में नहीं पहुंचने दिया, बाबू जगजीवन राम जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, सीताराम केसरी जी उनके अध्यक्ष थे, उनके साथ किस प्रकार का काम किया, और वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिस प्रकार से उनके पंचतीर्थ, जहाँ से वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने अध्ययन किया, जहाँ जहाँ वो गए, उन सभी को इस प्रकार से सम्मानित किया और उनकी जो सोच थी, उस सोच को अपनी सरकार के कार्यों में सम्मिलित किया, धरातल पर उतारने का काम किया। उत्तराखंड देवभूमि है, इस देवभूमि ने सभी को आत्मसात किया है, सभी को गले लगाया है, सभी को अपना। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी सामने आई है। नाराज कार्यकर्ताओं ने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी शिकायतें रखी। इसके बाद सरकार के स्तर से बढ़े दबाव के बीच सतपाल महाराज खुद बीजेपी कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ घंटों बैठक कर बातचीत की। आपको बता दें कि मंत्री ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया और संवेदनहीनता व कुछ गलत फहमियों को विवाद की वजह बताया। उन्होंने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और कार्यकर्ता संतुष्ट हैं। हालांकि बैठक के बाद भी कई कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बात आपकी हो चुकी है, डीएम से सीएम से बात हो चुकी है, वहाँ जांच चलने के लिए शेड्यूल बोल रहे हैं, लेकिन जांच कब तक होगी सर? 1 साल होने वाला है। गांव में लोग बोलते हैं रावत जी डूब मरो, वो तो मैं थोड़ा सक्षम हूँ, झेल रहा हूँ। 4 चक्कर 5 चक्कर पौड़ी मार चुका हूँ मैं, 2 चक्कर दिया 2 मार चुका हूँ। सर कितना खर्चा होता है? आइए, मैंने राज्य सुझाव में अपील कर रखी है देहरादून में। मतलब पार्टी वर्कर्स परेशान है सर। अब आपको क्या बताऊँ मैं, बुरी हाल है सर। कम्युनिकेशन गैप था, तो कम्युनिकेशन गैप दूर हो गया है
और सद्भाव के साथ हम लोग निश्चित रूप में पार्टी को जिताएंगे। महाराज जी कल दिल्ली में नहीं आए हैं तो उनसे बातचीत हुई है, अपनी समस्या उन्होंने बताई हैं और अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप में उनकी समस्याएं का हमने समाधान हम कर रहे हैं और निश्चित रूप में वार्ता की, हमने सद्भाव में वार्ता की है। और मैं सभी से कहूँगा कि भाई अपना संपर्क रखें और रूबरू बात करें और मिल करके अपनी समस्या का निदान करें। इसी के लिए हम लोग जो हैं जनमानस के बीच में घूम रहे हैं। महाराज जी कुछ सर अपना परिचय दे दो। सर मैं उमेश सिंह रावत, ग्राम 9 विकासखंड बीरूखाल, जनपद पौड़ीगढ़ का मूल निवासी हूँ। राव जी आप लोग यहाँ पहुँचे, सतपाल महाराज जी क्षेत्रीय विधायक हैं, मंत्री, इनसे आप मिलने पहुँचे हो, क्या समस्या शिकायतें हैं आप लोगों की? वो कहते हैं सर वहाँ से सिर्फ संगठन की शिकायत थी कि संगठन जो मंत्री हमारी बात नहीं सुनते, अध्यक्ष मंडल से बात नहीं सुनते हमारी, तो मनमर्जी करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में आई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अटल जी का जीवन, उनका व्यक्तित्व और राष्ट्र सेवा के प्रति उनका समर्पण आज भी देशवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं बीजेपी कार्यालय सचिव जगमोहन रावत ने कहा कि देश के विकास के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग माननीय अटल जी को श्रद्धांजलि देने यहाँ आए हैं और मेरा उनके साथ बहुत ही भावात्मक संबंध था। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो मैंने उनसे आग्रह किया कि अपना निवास 6 रायसीना रोड मुझे प्रदान करने की कृपा करें। तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि आप एक संत हैं, मैं अपना निवास आपको दूंगा। और निश्चित रूप में उन्होंने अपना निवास की स्वीकृति दे करके मुझे कृतार्थ किया। वो भवन पार्लियामेंट के बहुत ही समीप था और मुझे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में वहाँ से जल्दी पहुँचने का मौका मिलता था। अटल जी ने जिस सद्भाव से, आत्मीयता से और निश्चित रूप में अजय होकर के जिस प्रकार से किया है काम, वो बहुत ही सराहनीय है। वो लोकप्रिय थे और लोगों के हृदय सम्राट थे। तो आज मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूं और निश्चित रूप में आने वाली पीढ़ी से प्रार्थना करूंगा कि जिस सद्भाव से अटल जी ने काम किया, उससे प्रेरणा लेते हुए देश का विकास करें। लैसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत पर तीखा जुबानी हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने हरक सिंह रावत को नॉन सीरियस नेता बताते हुए कहा कि अब उनके बारे में बोलने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता की राजनीतिक भूमिका और बयानों पर सवाल उठाते हुए यह टिप्पणी की। चुनावी वर्ष में उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। वहीं दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में महंत दिलीप रावत का यह बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अरे साहब, ऐसा है कि अब मैं ज्यादा कहने नहीं सकता। देखिए, नॉन सीरियस व्यक्ति जो राजनीति में होते हैं, जिनके अपनी ही बयानों में कोई स्वयं कोई गंभीरता से नहीं बोलता, तो उन पे ज्यादा टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि राजनीति के लिए अच्छा ठीक नहीं। हरक सिंह रावत जी से सक्रिय हो रखे हैं, टिकट मांग रहे हैं। अरे यार, मैं उन हरक सिंह जी का मैं गार्जियन थोड़ा हूँ यार। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व विधायक प्रोफेसर जीतन राम ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी के दौरे के बाद आने वाले दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का देहरादून दौरा लगातार जारी रहेगा।
वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी बीजेपी के कथित झूठे वादों को लेकर जनता के बीच जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर पूरी तरह सतर्क है और पार्टी के नेता लगातार जनता से संवाद करेंगे। चुनावी वर्ष में कांग्रेस ने अपनी रणनीति और जनसंपर्क अभियान तेज करने के संकेत भी दिए हैं। कांग्रेस तैयार है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी आए थे, उनके हल्द्वानी में रैली है। उससे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने यहाँ पर छात्रों के गूंज का संवाद किया और तमाम अभी भी हमारे जो राष्ट्रीय लीडर्स हैं वो भी उत्तराखंड में आने की तैयारी में हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी तरह से चुनावों के लिए तत्पर है। जिस तरह से भाजपा ने देश की जनता, प्रदेश की जनता को ठगा है, जिस तरह से इन्होंने जो वायदे किए थे उन वादों से मुकरे हैं। जो केवल हिंदू मुस्लिम और जाति के बेस पे, धर्म के बेस पे राजनीति नहीं चल सकती। अब इस देश का पढ़ा लिखा समाज है, हमारे छात्र हैं, युवा साथी हैं, मातृशक्ति हैं, वो सब समझ गए हैं कि भाजपा की चाल देश को बांटने की है, इसलिए वो अब भाजपा के पीछे आने वाले नहीं है, भाजपा के पीछे जाने। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार और निर्वाचन व्यवस्था पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से लगातार चल रही है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यदि कांग्रेस को प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की आपत्ति है तो वह निर्वाचन विभाग के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस से आरोपों के बजाय निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत करने की अपील भी की है। तो वक्त आने पे उन्हें मरवा। एसआईआर का कार्य पूर्ण होने को है और बहुत उसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, जनमानस उससे जोड़कर चल रहा है और जो एसआईआर की त्रुटियां थी उन त्रुटियों पर सभी अधिकारी और संबंधित विभाग कार्य कर रहे हैं। मतदाता सूचियों का पुनः निरीक्षण अभियान आज अपने चरम पर है और राष्ट्र की प्रगति के लिए और संविधान की मान्यताओं के सम्मान के लिए ये अति आवश्यक था। उसी संदर्भ में ये सब कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में गंग नहर के तेज बहाव में बह रहे एक व्यक्ति को एसडीआरएफ की टीम ने साहस और सूझबूझ के साथ सकुशल बरामद कर लिया है। बहादुराबाद पुलिस चौकी से सूचना मिलते ही एसडीआरएफ जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन टीम के पहुंचने तक व्यक्ति बहते हुए पथरी पावर हाउस तक पहुंच चुका था। आपको बता दें कि तेज बहाव के बीच जवानों ने जोखिम उठाकर व्यक्ति तक पहुंच बनाई और कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला। काफी देर तक ठंडे पानी में रहने से उसकी हालत कमजोर हो गई। वह आपको बता दें कि टीम ने मौके पर प्राथमिक सहायता देकर उसे सुरक्षित स्थान पहुंचाया। समय रहते हुई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। चमोली के पीपल कोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी की विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान रविवार को तीसरे दिन भी जारी है। अधिकारियों के अनुसार हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 12 कर्मचारियों को सुरक्षित बचा लिया गया। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 13 अगस्त 2026 की शाम सुरंग के करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से में अचानक भारी भूस्खलन हुआ। इसके बाद सुरंग में पानी और मलबा भर गया, जिससे अंदर मौजूद मजदूरों के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए। वहीं हादसे के बाद से रेस्क्यू टीमें लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बचाव दल भारी मशीनों और अन्य उपकरणों की मदद से मलबा हटाकर सुरंग के अंदर पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही पानी और मलबे की अधिक मात्रा के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार मुश्किलें भी आ रही हैं। प्रशासन और परियोजना प्रबंधन की निगरानी में अभियान को तेज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि परिजनों को लापता मजदूरों के सुरक्षित मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू टीम पूरी सक्षमता के साथ अभियान में जुटी हुई है।
अब बढ़ते अगली खबर की ओर। चमोली टीएच और डीसी टनल हादसे के बाद आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक सबसे पहले घटनास्थल पहुंचे और राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने गोपेश्वर जिला अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। वह आपको बता दें कि मंत्री ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों से घायलों के उपचार की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की अगले 1 से 3 दिनों में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, जबकि कुछ मरीजों को 1-2 दिन में छुट्टी मिलने की भी संभावना है। वहीं आपको बता दें कि कुछ घायलों को स्वस्थ होने में अधिक समय लग सकता है। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 12 कर्मचारियों को सुरक्षित बचाया गया है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित श्रमिकों और उसके परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, 2 चीजें हैं। तो इसमें से कुछ लोगों के अभी ऑपरेशन होने हैं 2 दिन में, 3 दिन में, जो प्लान डॉक्टरों ने किया है। कुछ ऐसे भी है जिनको शायद 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कुछ को थोड़ा और समय भी लग सकता है। सरकार की ओर से भी कहा गया है कि जो भी इलाज में यथासंभव आवश्यकता हो, सारी इनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के सभी लोग खुद व्यक्तिगत भी चिंता कर रहे हैं और कोई इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं आने। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीएचडीसी टनल हादसे को लेकर उत्तराखंड सरकार प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने हाट सियासैड मायापुर स्थित निर्माणाधीन टनल में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि श्रमिकों ने आर्थिक सहायता, दीर्घकालिक आजीविका व्यवस्था, घायलों के निःशुल्क उपचार और हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। मंत्री ने सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के उपचार, प्रभावित परिवारों से समन्वयन और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में किसी तरह की कमी न रखने के निर्देश दिए हैं। इन्होंने कुछ जेन्युइन जो डिमांड थी वो रखी है। बात सही है। इन्होंने कहा कि भाई हम इतनी परिस्थिति में काम करते हैं तो हमारा जो सुरक्षा मानकों का जो पालन है उसका सुनिश्चित करें। एक सुरक्षा का ऑडिट भी हो, एक हादसे की जांच भी हो। 3 मांगे तो इन्होंने इस रूप में रखी है। सरकार के स्तर पर भी अलग से एक जांच, मजिस्ट्रेट जांच बिठाई गई है और भारत सरकार के जो विद्युत मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, वहाँ से भी 3 लोगों की एक टीम फिलहाल यहाँ पहुँची है। उसके बाद भी इसका टेक्निकल मायना होगा। जिलाधिकारी ने सुनिश्चित करने को कहा गया कि जब तक ये मानक सुरक्षा के पूरे ना हो तब तक इनको इस रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी कि आप तुरंत ही काम शुरू कराएं, क्योंकि अभी हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चल रहा है। उसमें भी अभी लगता है कि 1 आध दिन और लगने की संभावना है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।